लास्ट टर्न पे पर ऑक्साइड इफेक्ट पढ़ रहे थे। HCl पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है, HI पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है, केवल और केवल HBr पे काम करता है। पर ऑक्साइड इफेक्ट में अटैकर हमको पता होना चाहिए। नॉर्मली रटने के लिए अगर बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को वो फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास दिया है CH3CH, ये लास्ट टर्न पे कराया हुआ है, और यहां पर लिखा है HCl पर ऑक्साइड, उतारना नहीं है, आपको करा चुके हैं जहां तक, तो आपको सबसे पहले कट कर देना है कि पर ऑक्साइड इफेक्ट यहां काम नहीं करेगा। तो अगर पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा तो ये फिर H+ और Cl- यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब सर सीधा फंडा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन 2 डिग्री बना, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट कराया यानी हाइड्राइड शिफ्ट किया, H- की शिफ्टिंग की, तो शिफ्ट करने पर पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पहुंच गया। फाइनली चीजों को उठाकर जोड़ दीजिए तो बनेगा CH3 C CH3, इस पर प्लस आया है तो इसे Cl मिलेगा, CH2, और आगे बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पूरी रिएक्शन में एक बात तय है कि आपको यह पता होना चाहिए अगर फ्री रेडिकल हुई तो अटैकर कौन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और रिएक्शन कराया गया सबसे पहले CCl4 से, और यहां लिखा है पर ऑक्साइड। दूसरा है सर CCl3Br पर ऑक्साइड। तीसरा रिएक्शन है CHCl3 पर ऑक्साइड। बना लीजिए सवाल। अब ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है कि Cl पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है, HCl पर नहीं लगता है। क्लियर है मामला? इसे छोड़कर अगर आपके सामने इस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं तो आप पर ऑक्साइड इफेक्ट को कंसीडर करेंगे साहब। अब यहां आप एंटी मार्कोनिकॉफ से आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहां अटैकर कौन है। जो अटैकर होता है, क्या आपको यह पढ़ाया गया है कि ये आपका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बराबरी से टूट जाता है, और सबसे पहले जो अटैकर होता है, कल मैकेनिज्म पढ़ाई थी, वो अटैकर इस कार्बन पर आकर अटैक करता है और स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है एज अ इंटरमीडिएट, यानी कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो सारी लड़ाई अटैकर की है सर। यहां पर देखिएगा CCl4 में मजबूरी है कि आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, दोनों के फ्री रेडिकल मिल जाएंगे आपको। CCl3Br में थोड़ी बुद्धि लगाइए अगर, तो क्या CBr बॉन्ड CCl3 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, यानी कि CCl बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जल्दी टूट जाएगा, साइज बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहां पर CBr की ब्रेकिंग मानेंगे। ऐसे ही नीचे आते हैं CHCl3 के केस में CH बॉन्ड जो होगा वो आसानी से ब्रेक होगा। अब ये रिएक्शन पता होनी चाहिए वरना वहां समझ में नहीं आएगा। अब सर फ्री रेडिकल में तो टूट गया,
अब ये भी तो पता चले कि अटैकर कौन है। तो याद रखना है जो कॉमन पार्ट है वो क्या होता है, अटैकर। यानी कि परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो बचता है वो बचता है CCl3 फ्री रेडिकल। ये इन रिएक्शंस का अटैकर है, यानी सबसे पहले यही अटैक करेगा, बची हुई चीज जो होगी वो बगल वाले कार्बन के पास आ जाएगी। तो पहला प्रोडक्ट देखिए बनेगा CH3, क्या इनको Cl मिलेगा, तो CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2, CCl3। दूसरे वाले में सर क्या CCl3 अटैकर है, तो बगल वाले कार्बन को Br मिलेगा, CH2, CCl3। तीसरी वाली रिएक्शन में CH3, बगल वाले कार्बन को H फ्री रेडिकल मिलेगा, तो वो CH2 बन जाएगा और यहां CCl3 बना लीजिए। बढ़िया रिएक्शन है और पता होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार यहां तो नहीं पता चल पाएगा ना कि जो पर ऑक्साइड है वो अपने पास Cl फ्री रेडिकल को, Br फ्री रेडिकल को या H फ्री रेडिकल को रखेगा या CCl3 को रखेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना होता है आपको। और ये सवाल ये भी समझा रहा है कि HF, HCl, HBr और HI अगर आएगा तो हम कह सकते हैं कि HBr पर परऑक्साइड इफेक्ट काम करता है, HCl पर और HI पर काम नहीं करता। HF के साथ तो कभी जोड़ेंगे भी नहीं, ठीक बात। लेकिन अगर उसे छोड़कर कुछ और आता है तो फिर हम परऑक्साइड इफेक्ट को का कंसिडरेशन लेंगे पूरी तरीके से। यहां तक मामला क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक बात और है, जब कभी भी फ्री रेडिकल बनेगा तो आप रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक बात, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, तो वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्बोकैटायन में रीअरेंज करा सकते हैं, ठीक बात। यानी बॉन्ड को ब्रेक करके आप रीअरेंजमेंट नहीं मानेंगे। लेकिन हां, अगर कभी आपका फ्री रेडिकल रेजोनेंस में है तो आप उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में जाते समय कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड वीकर होता है, आराम से टूट जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर है मामला, इतनी बात याद रखोगे। अगला हेडिंग है साहब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जो हम सब पढ़ भी चुके हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर H2 निकिल या H2 प्लेटिनम या H2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेशन कराएं तो सिन एडिशन होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन सवाल इस पर नहीं है, सवाल बनेगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर, ठीक बात। आते हैं सर, हेडिंग डालिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन लिया, हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। मेटल में आप निकिल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं या प्लेडियम ले सकते हैं, पीडी ले सकते हैं। इतना तय है, जब ये हाइड्रोजिनेशन होगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हुए मिलते हैं, यानी कि ये किस प्रकार का हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन है, सिन एडिशन है। तो हम बोल सकते हैं, ये सब आप पढ़ के आए हैं, सिन एडिशन। अब एक छोटी सी बात समझना, जो चीज लेस स्टेबल होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसको ऐसे समझो कि एल्कीन जो है पाई बॉन्ड है, तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है।
तो इसका मतलब इसकी एनर्जी मान लो 500 थी, एक नंबर दे रहे हैं, तो तय बात है कि ये कम स्टेबल है तो 500 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये 300 हो गया। तो वो जो 200 है वो कहां गया, वो रिलीज हुआ। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। पहले तो ये समझो। सवाल आता है सर हर साल इस पर, आइसोमेरिज्म में थोड़ा बात पढ़े हम लोग, उसी चीज को आगे बढ़ा लेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखी है, ये सिन एडिशन है। अगर आप सिस एल्कीन लेंगे तो सिस पर सिन यानी मीजो बनेगा, अगर आप ट्रांस एल्कीन लेंगे तो ट्रांस पर सिन एडिशन कराएंगे, और अगर वहां कायरल कार्बन है तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आ जाइए, एक कर दीजिए, फटाफट बना दीजिए तो हमको भरोसा हो जाए। ये आपके सामने सिस एल्कीन ली गई, और तय बात है कि हमको कायरल कार्बन बनाना है, तो हम हाइड्रोजिनेशन की बजाय T2 से रिएक्शन कराना पसंद करेंगे। और मान लो ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रही है, तो हमको बस प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन बना के देना। क्या बनाओगे अब, फिशर, क्योंकि वही पेपर में आएगा बेटा। तो ये सिस है और एडिशन कौन सा करा रहे हैं, सिन एडिशन। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कैसा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, मीजो। मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और इतनी अंग्रेजी अगर ना पढ़ी जाए तो मोटा मोटी बात यह कि सर 2 कायरल कार्बन होते हैं, बीच में सिमेट्री होती है। तो अगर सिमेट्री होती है तो आप कहोगे देखो भैया CH3 CH3, ये दोनों CH3, ये बीच के 2 कार्बन, 2 H हैं, 2 D आएंगे। तो लगाने का तरीका, सेम साइड लगाएंगे तभी मामला बनेगा। तो इसका मतलब क्या ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, और क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तभी तो मीजो बना है। अब किसी ने कहा हम ये दोनों ड्यूटेरियम इस तरफ लगा दें, लगा दो भाई, एक ही बात है। और करके लिख रहे हैं, एंड नहीं लिख रहे हैं, यानी प्रोडक्ट एक ही माना जाएगा। बताया था कि मीजो ये समझ लो कि मर गया है, लाश है ये, सीधे रखो या पलटा के रखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बोला बॉडी ही जाएगा। तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये भी क्या है, मीजो। अगर इसी में ट्रांस एल्कीन लिया, ये सब बनवा चुके हैं, T2 के साथ प्लेटिनम, एडिशन अभी भी क्या है, सिन है। सिस पर सिन कराओगे तो मीजो है, तो ट्रांस पर सिन कराओगे तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। रेशमिक मिक्सचर का मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सीधा फंडा है। तो यहां पर जो हम कंपाउंड बनाएंगे CH3 CH3 और HD, तो सिमेट्री नहीं लानी है तो DH कर देंगे। यहां पर साहब CH3 CH3 और पलट के लिखेंगे यानी DH, तो HD। और ये दोनों लोग आपस में, ये 2 लोग मिलकर बने, और ये 1:1 के रेशियो में मिलकर बनेंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे हमारे लिए, रेशमिक मिक्सचर। अगर हम इनके अकेले की बात करें तो ये अकेले ऑप्टिकली एक्टिव हैं सर, बट क्योंकि मिला दिए हैं इस तरीके से तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी कि हम बोलेंगे ये सब एक कटोरे में है। अच्छा एक बात बताओ, मीजो कंपाउंड है, उसे ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है? मुर्दे में जान फूंकी जा सकती है, बस खत्म बात। ऐसे समझो, बहुत क्लियर कंसेप्ट है हमारा, ज्यादा हमारे पास घुमाने फिराने।
जो मर गया है उसको जिंदा कर दोगे तुम? नहीं साहब। यहां पर जो बिगड़ गया है उसे सही कर सकते हो। जैसे तुम पढ़ने वाले थे और ना पढ़ने वाली कुछ एक्टिविटीज तुम्हारे पास आई, तो तुम्हारा हुआ एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब कि अब तुम बर्बाद हो गए। अब तुम्हारी उन चीजों को अगर मैं अलग कर दूं तो तुम अपने आप ठीक होके निकल आओगे। तो इसी को हम लोग बोलते थे रिजोल्यूशन, अगर आपको याद हो तो। यानी कि अपने आप को वापस रिजॉल्व करना, दोबारा जिंदा कर लेना कि नहीं भाई अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम करेंगे। जैसे बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, अब कह रहे हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप रेशमिक मिक्सचर है, मोबाइल के साथ फंसे हुए थे या किसी के साथ फंसे हुए थे, अब धीरे धीरे आप चीजों में सही हो रहे हैं। ये साहब डेड बॉडी है, मुर्दा। मुर्दा मतलब ये वो लड़का है जो कह रहा है हमारा नहीं होगा, तो अब नहीं होगा। बोलो भैया, इनको कितना भी समझाओ, ये वो है जिसको अगर ऐसे समझो, तुमको जैसे समझाया गया कि बेटा आप पढ़िएगा, हम आपका साथ देंगे, इस तरीके से करेंगे, वो करेंगे, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा आता है क्योंकि तुम जिंदा आदमी हो। तुम कहोगे नहीं ठीक है यार पढ़ाई करेंगे, यानी तुम्हारा रिजोल्यूशन हुआ, तुम अब ऑप्टिकली एक्टिव होने चाह रहे हो, तो तुम अपने मिक्सचर से बाहर आ रहे हो कि नहीं जो कहोगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब हम अलग हो रहे हैं, सब नहीं करेंगे। ये उस कैटेगरी में है कि किसी ने बताया कि नहीं तुम पढ़ सकते हो, ये नहीं सर हम नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कहा गया कि तुम एक काम करना, सुबह 8 बजे उठ जाया करो, उठ के पढ़ा करो। लेकिन सर अगर हमें नहीं आया तो? होते हैं ना सवाल तुम्हारे। फिर कहा गया कि नहीं यार तुम थोड़ा पढ़ोगे ना, जब सवाल ना आए तो थोड़ी और प्रैक्टिस करना। लेकिन सर अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसके लिए फिर पैरों में कुछ पहना जाता है। जो सभ्यता है, मानव सभ्यता, उसमें पैर के नीचे जो पहना जाता है वो अपने आप को बचाने के लिए है, कंकड़ पत्थर से और ऐसे लोगों से। नहीं समझे? केवल चलते समय कंकड़ पत्थर से बचाने के लिए जूता और चप्पल नहीं पहनते, व्यक्ति से बचने के लिए भी होता है, किसी चीज से बचने के लिए भी होता है। यानी कोई अटैक करे तो तुरंत उतार लो, तो इनको वो वापस जिंदा नहीं कर सकते। अब हमको एक बात सिर्फ इतनी बताना, ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बन रहा है, हीट निकल रही है, ये इस बात पर निर्भर कर रही है कि ये कितना मक्कार था। ये जितना हाईली अनस्टेबल होगा, क्या इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जब ये सुधर जाएगा तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा मिलेगा, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज्यादा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? चलो साहब, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है ना? एल्कीन की स्टेबिलिटी नापने का पैरामीटर क्या यूज करते थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस तो है, मोटा मोटी बात हर बार क्या देखते थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अल्फा हाइड्रोजन कम, यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी कम। अच्छा ये बताओ, स्टेबिलिटी कम है, हीट ज्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन फास्ट हो रही होगी, यानी वो एल्कीन रिएक्टिव होना चाहती है या रिएक्टिव है। तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, एल्कीन जितना ज्यादा रिएक्टिव, निकलने वाली हीट भी उतनी ही ज्यादा, और रिएक्टिव तब होगा जब एल्कीन क्या हो? कम स्टेबल। क्लियर है मामला? बना लीजिए, इसी पैरामीटर पे खूब सवाल आता है। अब वहां पागलपन में क्या होता है ये भूल जाता है आदमी। सीधा फंडा है, जो स्टेबल है वो रिएक्शन क्यों करेगा, और जब रिएक्शन ही धीमे धीमे करोगे तो जो हीट है वो कम कम निकलेगी। यानी कि अगर किसी ने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा चाहिए, मतलब वो चाहता है रिएक्शन फास्ट हो।
रिएक्शन अगर फास्ट होनी चाहिए तो जो एल्कीन है वो स्टेबल हो कि लेस स्टेबल हो, लेस स्टेबल, तभी वो रिएक्ट करेगा। एक तो पॉइंट ये है साहब, पहले लिखा देना जिससे मामला बन जाए सब। दूसरा सर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों भैया? एक डबल बॉन्ड टूटता है तो स्टेबल बनता है उस जगह का पोर्शन, तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, यानी उतना ज्यादा हीट के इवॉल्व होने की टेंडेंसी। सुनते जाओ, अगर किसी एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड है, किसी में 1 है, तो हम यहां ये नहीं देखेंगे कि उन दोनों में रेजोनेंस है या नहीं है, सीधा फंडा 2 डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू 1 डबल बॉन्ड, तो अपने आप ही ज्यादा हो गया। अगर दोनों में 2-2 डबल बॉन्ड है तो फिर देखेंगे, फिर वही कहानी कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगी उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम मिलेगा। यानी 2 डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, रेजोनेंस का मतलब स्टेबिलिटी होता है, यानी कि स्टेबल एल्कीन से 2 डबल बॉन्ड जहां रेजोनेंस है वहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा विद रिस्पेक्ट टू आइसोलेटेड एल्कीन। इसको दुनिया के केस में पढ़ाया जाता है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सब फालतू बात है। इतना तो पकड़ ही लोगे। हाँ हाँ तो कर ही रहे हो, आओ देखें। चलो लिखो सवाल एक, ये दोनों पॉइंट उतार लेना। विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा है सर CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तीसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चौथा है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। आराम से बता ले जाओगे। अब हमको सिर्फ इतना बताओ, इधर देखो, इसमें कौन कौन सा सिस है? अच्छा ट्रांस है इसमें, क्यों? बोलो भाई, इसमें कोई सिस है? इसमें कोई ट्रांस है? जब पोजीशन नहीं दी है तो चाचा नहीं बनना है। ये क्या लिखा है? ब्यूटीन 2। ना सिस मानेंगे ना ट्रांस, नॉर्मल है साहब, हमें नहीं मालूम सिस ट्रांस क्या। यहां है, शो ही नहीं करेगा, शो ही नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं करेगा, सेम है मामला। अब अगर मैं तुमसे कहूं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो ये देखो जरा, क्या डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं? तो बेटा इसका मतलब दोनों तरफ से है तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है। इधर देख के जरा बताओ 12 है क्या? 3 3 6 3 9 3 12। इधर बताइए अल्फा हाइड्रोजन 3 है क्या? डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला, डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन नहीं मान लेना अल्फा, इसे फंक्शनल ग्रुप मानोगे तभी तो बगल वाले को अल्फा मानोगे। तो यहां आया 3, यहां हो साहब अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 3 3 6 3 9। क्या हमको, अगर मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आप ये कहेंगे कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। तो अगर सवाल कभी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर आया तो आप अपना आंसर देंगे सबसे ज्यादा 2 में है, उसके बाद 4 में है, फिर 1 में और फिर 3 में। यही तो है मामला। अब अगर मैं तुमसे कहूं
कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर सवाल कर लेंगे तो क्या वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो क्या हम इसे पलट देंगे? 3, 1, 4, 2। क्लियर है मामला? पूछा गया कि विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो सबसे कम स्टेबल होगा, जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है मामला? बना लीजिए प्रॉपर। अभी हमने यहां पर किसी कन्फ्यूग्रेशन की बात नहीं की, सिस ट्रांस की कोई बातचीत नहीं की। बहुत क्लियर तरीके से पढ़ाएंगे जितना उधर पढ़ाया है। अब क्योंकि हमें एक एक लाइन में बतानी है चीजें, तो हम पूरा गाना नहीं गा पाएंगे, लेकिन हम आपको मेन बात जरूर बताएंगे कि अगर आपको ध्यान है तो आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। अब यार, क्या पेपर में जब भी सवाल फंसेगा वो केवल एक ही बात पर फंस सकता है कि पता हमको सब कुछ है, बोलो सर, कि अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा। हम फंसेंगे एक ही जगह कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखने में हमारा मामला गड़बड़ा सकता है। अब अगर मैं बात करूं, यहां तक क्लियर है सवाल? अब आपको एक बात अपने दिमाग में रख लेनी, जब भी आप देखने जाएं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जाहिर सी बात है कि जब मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल रहा हूं तो यहां पर मैं इसका मोनो डेरिवेटिव ले रहा हूं, यानी एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले देखना होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने लोगों को याद होगा आइसोमेरिज्म का पोर्शन, अभी वो उनकी बात क्लियर भी हो जाएगी। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो साला सिस है कि ट्रांस है कि क्या है, इससे मतलब है नहीं, वो सबसे पहले आगे आ जाएगा क्योंकि उसको हाइपर कंजुगेशन ज्यादा मिलेगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर देखा जाता है कि बल्कि ग्रुप के बीच में जिसको आप कहते हैं रिपल्सन, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर है मामला? तो बल्कि ग्रुप के बीच में अगर रिपल्सन कम है तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा ट्रांस, सिस से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। क्लियर है मामला? लेकिन खत्म नहीं हुआ, 50 बार सवाल आया है तो थ्योरी बना लो। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो सीधा सा फंडा है कि वो अपने आप ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो फिर हम यहां पर बात करेंगे क्या देखकर? बल्कि ग्रुप की पोजीशन देखकर। यह सिचुएशन तब आती है जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाए? सेम। तो आप कहेंगे ट्रांस से ज्यादा स्टेबल है। बस एक छोटी सी बात याद रखना, ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल क्या होगा? वो सारे अल्फा हाइड्रोजन अगर एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन पर लगे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बनाने में कोई शर्म नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन 6 ही रखो, बस फर्क याद रखना, अगर एक ही के पास आ गए तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा माना जाता है। बना लीजिए सर, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए और एक ही कार्बन पे 2 एल्किल लगे, टोटल सब में सेम है, तो जहां पर एक कार्बन पे लगे आप उसको मानोगे ज्यादा स्टेबल। इसे करने के बाद सवाल करना, विच एल्कीन इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन।
कौन सी एल्कीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव? यहां सर एक ये है, एक ये है, अब इसमें हमने कुछ बनाया नहीं है कि आर क्या है, तो सब में सेम ही माना जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी सेम ही होगा। ये है मामला। डिजाइन केवल ऐसे डराने के लिए बनी, कुछ है नहीं उसमें। आप इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालेंगे, उसका ऑर्डर, फिर सवाल करते रहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर, देखो इधर मेरी बात सुनो, यहां क्या कुछ लिखा तो है नहीं, आर का मतलब एल्किल होता है या नहीं होता है, तो जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सीधा सा फंडा है। तो क्या यहां पर सबसे ज्यादा 1 होगा? बोलो बेटा। 1 के बाद 3, और 3 के बाद जब इनमें कंपैरिजन करने आएंगे तो क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा? और तब हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, तो ये भाई साहब ट्रांस है और ये भाई साहब सिस है। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांस होगा वो सिस से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ मामला? अब सर उसने पूछा है मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि हमको कैसी एल्कीन चाहिए? लेस स्टेबल। जो सबसे लेस स्टेबल एल्कीन होगी वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे कम स्टेबल एल्कीन कौन सी है? चौथी वाली। तो आंसर क्या होगा? 4th। यानी कहा जाएगा सिस है, यहां पर जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना आसान हो जाएगा। यहां डॉट बना लेना, क्योंकि दोनों एच एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और सेम साइड से अटैक कर लें, क्योंकि सिन एडिशन है, सिस पर आसानी से वो एडिशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान तब जब चौथे और दूसरे के बीच में सेम अल्फा हाइड्रोजन था, वरना बिल्कुल क्लियर है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। उसके बाद जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तो ये तो याद है कि ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना है कि अगर सेम है तो एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर बल्कि ग्रुप लगे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एक ही तरफ लगे, तो वो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब इस वाले पर एक सवाल कर लेते हैं, तो इस थ्योरी की कहानी हो जाएगी। हटाया जाए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग in correct order of heat of हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का करेक्ट ऑर्डर हमको चाहिए।
पहला है सर C2H5 और यहां H। पहला एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो, उसको उल्टा कर दो, काम खत्म। देखिए सर, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 और ये भैया ट्रांस है। अल्फा हाइड्रोजन 6 ये सिस है। अल्फा हाइड्रोजन 2 क्योंकि CH2 CH3 है तो CH2 वाले कार्बन के H को अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे। तो बेटा बड़ा सिंपल कहानी है, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर बनाए तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, अब सब में इधर इन तीनों में तो ये उससे ज्यादा ही होंगे, इन तीनों में भी जिस एक कार्बन पे दोनों लगे यानी 1, उसके बाद ट्रांस वाला, उसके बाद सिस वाला और उसके बाद सबसे लास्ट वाला। तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा है, सीधा ऑर्डर आ गया आपका, जो लिखा था वही हो निकल आया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, तो क्या वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी आंसर होगा 4 3 2 1। कोई डाउट हो तो अपनी बात पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फंसा तो नहीं है ना मामला कहीं है? देखे रहे ना, रेशमिक मिक्सचर ना बना देना। तुम लोग मंत्र मारते रहते हो ना बैठे बैठे। कई बार क्या होता है, जब कोई सिंपल चीज होती है तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लगता है लाओ इसको गलत कर दें किसी तरीके, तो बस थोड़ा सा प्रोसेस वो। पंखे चला लो, गर्मी लग रही है यार, ये तो काम ही नहीं करे, एसी चला दे क्या? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग भैया बाबा बस हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपकी बुक्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में इलेबरेट करते हुए लिखा गया है, ठीक है ना। हमने वहां पे आपको जो रेजोनेंस का लेक्चर और वो सब दिया था उसमें वो था, लेकिन फिर भी उसको एक बार याद देख लीजिए। हेडिंग डालिए रेजोनेंस एनर्जी। तो चीजों को अभी यही टॉपिक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी नीचे लिखिएगा
द एनर्जी डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब कमी, द एनर्जी डिक्रीमेंट ड्यू टू रेजोनेंस, द एनर्जी डिक्रीमेंट ड्यू टू रेजोनेंस called resonance energy. ठीक है सर। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से कैसे हम लोगों ने इसको कोरिलेट किया है, R.E से रिप्रेजेंट करते हैं। कहा गया रेजोनेंस एनर्जी थियोटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मतलब एक में इतनी है तो दो में दुगना, तीन में तीन गुना, चार में चार गुना, गुणा भाग करके निकाला। दिस इज कॉल्ड थियोटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल रहा है कि असलियत में तो यही हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, कल को पेपर में कभी पूछा जाए तो ये बात कंफर्म है कि एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, सुन लो गौर से, सुनो तो निपट जाओगे, बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑलवेज लेस देन थियोटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑलवेज लेस देन थियोटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, गलत है। बराबर भी हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं? जब रेजोनेंस ना हो। इसीलिए सरदार जी तुमको हम याद करते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक काम करता है। अब एक बात बताओ, ये कब होगा? जब रेजोनेंस होगा, यानी कि ये डिक्रीमेंट तभी दिखेगा जब रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो जितने बॉन्ड है उतने को गुणा करके निकालते जाओगे। वही थियोटिकल है, वही एक्सपेरिमेंटल है। यानी ये डिक्रीमेंट केवल और केवल तब देखने को मिलता है जब कौन सा फैक्टर आता है? रेजोनेंस। इस पे क्लियर रहना। क्लियर है मामला? अच्छा, जब भी रेजोनेंस होगा तो क्या ये कंफर्म है कि कभी बराबर नहीं होगा? हमेशा थियोटिकल वाला एक्सपेरिमेंटल से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नीचे लिखिएगा, इसको बना लीजिए सर डब्बे में, यही तो मेन फार्मूला है। अब इसको बुक्स में जिस तरीके से दिखाया गया है कि कोई डेटा तो लाओ तब तो पता चले, तो उन्होंने कहा अच्छा रेजोनेंस कराना है और रेजोनेंस में स्टेबिलिटी भी देखनी है, तो वो ये देख रहे हैं कि रेजोनेंस कराते कराते कितना डिक्रीमेंट आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मान लो साइक्लोहेक्सीन लो, क्या लो? साइक्लोहेक्सीन, तो इसका अगर आप एक डबल बॉन्ड गायब करोगे तो H2 लाओगे। यहां अपना तुम कोई मेटल वेटल ले आना, मान लो प्लेटिनम, तो H2 जुड़ेगा और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साथ में इन्होंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि निकलेगी हीट। वो हीट कितनी होती है? 28.6 किलो कैलोरी। यानी हर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज होती होगी, जिसे बोला जा रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर डबल बॉन्ड। क्लियर है मामला? बनाइए साहब। अब जब ये कर लोगे तो हमको जरा ये बताना, ये है बेंजीन, इधर देखो, बेंजीन का डबल बॉन्ड जल्दी कोई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसे अपने रेजोनेंस एरोमेटिक कैरेक्टर को बचाना होता है। दुनिया में ऑक्सीजन से बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं और हाइड्रोजन से बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं। अगर हाइड्रोजन आया तो उसको कोई मतलब नहीं है कि बेंजीन है कि क्या है,
वो उठा के सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गायब कर देगा। यानी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पीडी अगर कभी भी आते हैं तो अनसेचुरेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में रिटेन नहीं रह सकता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जितने हैं उन सबको गायब होना पड़ेगा। क्लियर है बात? और उसमें भी याद रखना है वो किसके बीच में होने चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में। बात समझ में आ गई? आगे चल के पढ़ेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन को भी रिड्यूस करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N को भी CH2 NH2 में पहुंचा देता है। ठीक बात है ना? अब सर 3 अगर है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, यहां से भी यही बनेगा। अब लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब देखा गया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 प्रकार की है। पहली तो आप हमको थ्योरेटिकल बता दो, तो आप थ्योरेटिकल अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर थ्योरेटिकल का मतलब है कि एक बॉन्ड को रिड्यूस होने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी तो इंटू 3 कर देते हैं, गुणा करके बताओ देखो कितना आ रहा है। 87.6 वो 8 85.8 आ रहा है। 85.8 किलो कैलोरी ये वैल्यू आनी चाहिए, इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसका डेटा, तो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो देखा गया वो है 49.8 किलो कैलोरी। तो कहा गया कि असलियत में जब किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है तो अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने से हमको क्या नुकसान मिलता है, यानी कि जो हीट रिलीज होनी चाहिए वो कम रिलीज होती है। तो इसके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा गया, रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेजोनेंस एनर्जी फॉर C6H6 यानी बेंजीन, तो क्या हम लोग थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करेंगे? तो 85.8 माइनस 49.8 तो ये घटा बटा के आएगा दोस्त 36 किलो कैलोरी। बना लीजिए, कभी अगर आए तो ध्यान रखना है। यानी ये क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना? यहां से क्या सीखने को मिला ये बताओ। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर निकालना है तो निकालने में ये क्या तुम्हारी मदद कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स चल रही है, ये होता है। अगर किसी ने सवाल पूछा कितनी होगी तो आप कैलकुलेट करके निकाल दोगे, बोलो सर। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। अगर हमने आपको एक्सपेरिमेंटल दे दी, थ्योरेटिकल पर बॉन्ड दे दी, तो आप रेजोनेंस एनर्जी निकाल दोगे। अगर मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी पकड़ा दी, आपको पर बॉन्ड बता दिया, तो आप मुझे एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दोगे, ये बता दोगे। इसे बता के फायदा क्या है, सुनो। 3 डबल बॉन्ड इज्जत से अगर रिड्यूस होते, बिना रेजोनेंस नहीं होता, तो ये एनर्जी भी नहीं होती और अपने को मिलता कितना, 85.8। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब इनके अंदर क्या आ रही है, स्टेबिलिटी। और अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो ये टूटेंगे तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, यानी नुकसान होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमारे सिस्टम में, यानी हमसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा गया और हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा है, तो हम वहां ये देखेंगे कि उनके बीच में अगर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाता है, चाहे वो ओपन चेन हो चाहे वो साइक्लिक हो। अरे बोलो चाचा, ये समझाना चाह रहा है कि बेंजीन में इतना होता है, लेकिन ओपन चेन में भी तो कुछ होता ही होगा ना। लेकिन इसका मतलब वहां भी डिक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये जो रेजोनेंस एनर्जी एक प्रकार से घाटा है या नहीं है। अगर मिलने की बात है तो घाटा है, अगर बात करें मॉलिक्यूल की तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि स्टेबिलिटी है। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहती होगी। क्लियर है मामला? तो नीचे लिखिएगा, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम
इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम, देखो मैंने तुमको क्या लिखाया है, डबल बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि डबल बॉन्ड अगर सेम हो गए तब, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम, so those alkene which performed resonance, so those alkene which performed resonance produces less heat of hydrogenation, produces less heat of hydrogenation। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, जहां रेजोनेंस है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। आगे ऑब्लिक करके लिखिएगा, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बताने की जरूरत नहीं, रेजोनेंस कर रहा है इसलिए स्टेबल है। क्लियर है मामला। तो अपन लोग ये कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है सर, जो पीछे आपने पढ़ाया था वो हमको मालूम है क्या, कि जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होता है। लेकिन कल को ये पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। आइए लिखिएगा, विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला सवाल है सर CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तीसरा ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चौथा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। ये है मामला। अब ये सवाल बिल्कुल बेसिक फंडे पर है। कितना डबल बॉन्ड? एक। कितना डबल बॉन्ड? दो। कितना डबल बॉन्ड? दो। लेकिन दो डबल बॉन्ड है, लेकिन किस में है? रेजोनेंस में है। अरे बोलो भैया, यहां आओ। कितने डबल बॉन्ड? एक, दो, तीन। तो क्या मैं अगर एक सवाल भी अच्छे से करोगे तो काम बन जाएगा, 100 सवाल लगाने की जरूरत नहीं होती है। डबल बॉन्ड एक है, डबल बॉन्ड दो है, डबल बॉन्ड दो है लेकिन किस में है? रेजोनेंस में है। डबल बॉन्ड तीन है साहब। सीधा फंडा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पीछे लिखा कर आए और अभी दिखा भी दिया है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू हाइड्रोजनेशन, विच इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है मामला। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम अपना आंसर चुप्पे से ये मार के निकल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस सवाल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता दीजिए। बोलो सर। सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड 4 वाले में है, उसके बाद इन दोनों में बराबर है। जब बराबर होते हैं तो जिसमें रेजोनेंस होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाता है, यानी कि 2 का 3 से क्या होगा? ज्यादा। चौधरी नहीं बनना है, कम हो जाएगा, लेकिन एक वाले से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, यानी ग्रेटर देन 1। क्योंकि एक से एक तुम दिमाग लगा सकते हो कि अगर मान लीजिए कहीं कम हो गया तो नहीं होता भाई। ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है। सवाल के मां बाप बनोगे, गलत कर दोगे उसको। स्टूडेंट की तरीके सॉल्व करो, जो कंसेप्ट है उस पर बने रहो, आराम से निकाल ले जाओगे।
अगला सर, और ये सवाल इस बात को भी प्रूव कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि बेंजीन वाला तो आपको एज अ एग्जांपल पढ़ाया गया है कि रेजोनेंस अगर होता है तो ये डिक्रीमेंट आता है, वो रेजोनेंस ओपन चेन में भी हो सकता है। क्लियर है मामला। अगला है सर, विच हैव मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर से अब इस बार साइक्लिक वाले दिए। पहला है ये, दूसरा है तीसरा है चौथा है बातें मत करो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्लास में 5 लोगों का आंसर सही आएगा ज्यादा से ज्यादा, कह रहे होंगे तो कोई मतलब होगा बात का। अब तुमको सीआईडी नहीं बन जाना है कि कोई चक्कर है। हाँ चक्कर है, सीधा सीधा थोड़ी कराएंगे यार, कुछ चक्कर ही होगा ना। ये तो पता ही है, पीछे तो करा ही चुके हैं अब हम। पता ले जाओगी क्यों? क्यों? किस्मत ठीक चल रही है तुम्हारी, समझ रहे? एक आंसर, इसका आंसर बताओ, ज्ञानी नहीं बनना है। ऑर्डर पूछा है क्या अभी? कहां पूछा है ऑर्डर? पूछा है मैक्सिमम किसका होगा, जितना पूछा उतना बताओ, बाद में ज्ञानी बन लेंगे। सेकंड होगा। चलो भैया, क्यों होगा? अभी तुम्हारा फर्स्ट आ रहा है, क्यों होगा ये बताओ। क्यों? बस गुणा करो ना। मेरी बात नहीं समझे। ओपन चेन में तुमको मालूम था क्या? ओपन चेन में तुमको मालूम था क्या कि एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने पर कितना हीट निकलता है? लेकिन क्या ये वाला कंसेप्ट आपने पीछे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जब किताबों में दिया है तो इसका मतलब ये डेटा आपको याद होना चाहिए। यानी कि अब आप यहां पर रट्टा नहीं मारेंगे, आप कहेंगे सर हमने पढ़ रखा है बेंजीन के केस में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा याद है। कितना है सर? 49.8 है। बोलो सर, तो इसका मतलब कहोगे इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है? 49.8। मैंने ये सवाल इसलिए बनाया कि डेटा बेस्ड है, ये धोखा खा जाओगे तुम। अच्छा, और कहीं होता जैसे पीछे था, यहां हम बुद्धि नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा है क्या ओपन चेन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो जब हमें मालूम है नहीं तो वहां नहीं लगा सकते। लेकिन बेंजीन के स्पेशल केस में बनाया जा सकता है। अब सर यहां आइए, पर डबल बॉन्ड 28 दशमलव कितना है? 6 है ना, तो 28.6 इंटू 2 यही होगा, यानी 29 दूनी 58 मान लो, इससे तो ज्यादा ही है। इधर आओ साहब, एक डबल बॉन्ड है यानी 28.6, यहां हो रुके रहो, 28.6 गुणे 2 से कम। चाचा चौधरी नहीं बनना है। तुम्हें क्या मालूम साले 2 में कितना है? तुम्हें 2 का कहां पता है? तुम्हें तो तीनों का मालूम है ना, तो इसका मतलब तुम कहोगे इससे कम। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां है? सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर जवाब दोगे तो डेटाबेस जवाब दोगे। अब तुम इसका ऑर्डर बना सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ, इधर देखो, तो क्या यहां पर सबसे ज्यादा 2 का होगा? उसके बाद इन दोनों में कैसे ट्राई मारोगे?
एक बात तो तय है कि 3 में इतना घटा है तो 2 में तो उतना नहीं घटेगा ना। अच्छा सुनो, 49.8 है, बोलो सर 49.8 हुआ तो कितने से हुआ? 28.6 इंटू 3, यानी कि आपके पास जो डेटा था वो कितना है? 85.8। तो क्या हम लोग ये नहीं कर लेंगे कि जो डिफरेंस है वो आया है 36, यानी पर डबल बॉन्ड 12-12 घट रहा है। अरे बोलो ना यार, तो पर डबल बॉन्ड 12-12 अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जितना आएगा उसमें से 24 घट जाएगा, और 24 अगर घटेगा तो क्या 59 में से 24 गया तो कितना आएगा? 34-35। तो वो इससे क्या होगा? कमी होगा। ऐसा कुछ भी कभी नहीं करना है। समझ में तो आ गया होगा तुम क्या करने वाले थे? कभी नहीं करना है। क्यों? पर डबल बॉन्ड नहीं घटा है, 3 डबल बॉन्ड साइकिल में आए, साइकिल में आके हकल्स रूल को फॉलो किए और जाकर एरोमेटिक कैरेक्टर को अचीव किए, तब जाकर ये डिक्रीमेंट आया है। तो कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि यहां पे ऑर्डर क्या होगा। अंट संट गलत तो फिर कोई भी बता देता है। समझे या नहीं समझे? तो 12-12-12 नहीं करना है। ये तो 36 का डिक्रीमेंट उस पूरे सिस्टम के इतना ज्यादा स्टेबल होने की वजह से आया है। क्लियर है मामला? इसीलिए मैक्सिमम पूछा जाएगा या मिनिमम पूछा जाता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मिनिमम में भी कंफ्यूजन है, तो ये सवाल जब भी आएगा इसमें क्या पूछेगा? मैक्सिमम ही पूछेगा। तो मेरे हिसाब से इतना मामला आपकी समझ में आना चाहिए। करा इसलिए दिया है कि तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा कि हाँ वो 12 के हिसाब से घटाते जाओ, तो 12 के हिसाब से घटाते तो जाओगे, फिर वो एग्जैक्ट आंसर आने वाला नहीं है और वो ऐसा होता भी नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में खुद आनी चाहिए। अगला हेडिंग डालिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने पीछे पर ऑक्साइड इफेक्ट लगाकर फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा था। अब हम क्या बात कर रहे हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऐसी एक रिएक्शन हम लोगों ने कहां पढ़ रखी है? एल्केन में, जिसको हमने पढ़ा हेलोजिनेशन। क्या होता है? H हटता है और हेलोजन आता है। अब यहां एल्कीन को अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है तो क्या एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? अबे डबली बॉन्डेड कार्बन का H अगर निकालोगे तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल आएगा, और डबली बॉन्डेड कार्बन का फ्री रेडिकल कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता, यानी कि ऐसा फ्री रेडिकल कभी बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि? तो हम प्रयास करेंगे। हेडिंग डालिए पहले, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। आप ले सकते हैं Cl2 या Br2। सुनते जाइएगा, बात को उतारिएगा नहीं, पहले सुन लीजिए फिर छाप लीजिएगा आराम से, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है ऑर्गेनिक में। अगर सुनते जाएंगे तो ये पता होगा क्या नहीं करना है। ये तो सब लोग पढ़ते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता होगा तो काम बन जाए। अगर केवल क्लोरीन या ब्रोमीन आता तो क्या हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ रखा है, Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cl अपोजिट आके जुड़ जाते हैं, Br अपोजिट आके जुड़ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। बोलिए सर। तो अगर Cl2 Br2 लिखा है तो आप EAR पे जाएंगे, वहां पर अगर साथ में लिखा है हाई टेम्परेचर और लगभग कितना 500 डिग्री सेल्सियस, तब आप किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन की। तो पहला रिएजेंट ये। दूसरा सर, ये आ जाए तो बात ही खत्म, NBS यानी कि N ब्रोमो सक्सेनामाइड। बनाइए साहब, N ब्रोमो सक्सेनामाइड। N ब्रोमो सक्सेनामाइड, सक्सेनिक एसिड। किसी को याद है सक्सेनिक एसिड क्या होता था?
ओम्स गैप्स पढ़ाया था। O का मतलब n बराबर 0, M का मतलब n बराबर 1, S का मतलब n बराबर 2, यानी दो COH के बीच में दो CH2 अगर होते हैं तो क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड। तो हम उसी का एमाइड बनाने जा रहे हैं। तो इधर देखिए, क्या दो कार्बन दिख रहे हैं आपको यहां पे, तो इनमें OH OH लगाते तो ये सक्सेनिक एसिड बनता। एमाइड बनाना है, इसका मतलब यहां NH लगाते, लेकिन ब्रोमो भी लिखना है तो N सिंगल बॉन्ड Br लिखे। और ये जो होता है वो फ्री रेडिकल की तरीके ब्रेक होता है। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल की तरीके ब्रेक होता है सर। पहली चीज क्या लिखा होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वो पता होना चाहिए। अब पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या करा जाए सर, तो कहा जाता है, अब इनके वर्क की बात करते हैं। ये करते क्या है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर मोनोहेलोजिनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन नहीं लिखना है, क्या लिखना है साहब, मोनोहेलोजिनेशन। यानी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर H को हटाएंगे और उसकी जगह पर Cl या Br ले आएंगे। Cl2 लिखा होगा तो Cl जोड़ोगे, Br2 लिखा होगा तो Br फ्री रेडिकल जोड़ोगे, N ब्रोमो सक्सेनामाइड लिखा होगा तो नेचुरली Br ही जोड़ोगे क्योंकि ब्रोमो है। मना लो भैया। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर मोनोहेलोजिनेशन करते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है प्रोपीन, तो क्या इस प्रोपीन में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में अगर एक कार्बन है तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये वाली पोजीशन ये एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, बोलो भैया, ये एलाइलिक पोजीशन होगी। अगर उन्होंने कहा कि भाई इसका रिएक्शन Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, दोबारा बोल रहे हैं, अगर टेम्परेचर हटा लोगे तो ये एडिशन पे बात आ जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे Cl अपोजिट लग जाएंगे, एंटी एडिशन हो जाएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनेगी। टेम्परेचर दिया इसलिए सब्स्टिट्यूशन करा रहे। क्लियर है मामला। H हटाएंगे और क्या लगा देंगे, Cl। और कितनी बार हटाएंगे, एक बार। बना लीजिए इसे। बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो लिख सकते हैं HCl। मेन प्रोडक्ट आपसे यही पूछा जाए, ये आपका मेन प्रोडक्ट। क्लियर है मामला। चलो सर हटाया जाए। अगला रिएक्शन, इसी में मान लीजिए हमने आपको दिया टॉल्यूइन। अब क्योंकि अभी हम लोग करा रहे हैं तो हम आपको बकायदा H निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, पेपर वाला नहीं दिखाएगा, ये आपको समझना है। बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन लगाए तो उससे जुड़ा और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, यानी ये हाइड्रोजन क्या होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा। उसने कहा यार इसकी रिएक्शन NBS से कराई।
अच्छा, वहां पर सिर्फ इतना लिखा होगा, इससे आप जान जाएंगे कि आप एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर बी आर जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यार एच हटाएंगे और क्या आएगा, बी आर, CH2 बी आर। सवाल दे रहे हैं, बताते जाइए जरा हमको। अच्छा, एक बात हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जैसे हम ये सब कर रहे हैं तो यहां पर इस पूरे प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा, ये तो तय बात है ना कि ये अगर फ्री रेडिकल की तरीके जुड़ रहे हैं तो क्या इंटरमीडिएट जो बन रहा होगा वो एलाइलिक या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ही फॉर्म हो रहा होगा? बोलो बेटा। और ये बार बार ये एलाइलिक बेंजाइलिक कह क्यों रहे हैं? ये कह इसलिए रहे हैं कि अगर हमारा फ्री रेडिकल एलाइलिक है साहब, तो क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है रेजोनेंस में कि फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है, बस बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होती है वो होमोलिटिक होती है, यही तो होता है सर। और यहां अगर रेजोनेंस परफॉर्म करेगा तो ये फ्री रेडिकल थोड़ी देर में टहलता हुआ क्या यहां पहुंच जाएगा? तो इसका मतलब है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन आसानी से परफॉर्म हो रही है उस पोजीशन पे, ये बना लीजिए, क्योंकि आने वाले सवालों में ये काम आएगा। ऐसी क्या खास बात है कि ये और किसी कार्बन के एच को नहीं निकाल रहा है? जब टेम्परेचर है तो तुम्हारा मन करेगा ना कि भाई तुम इसी दम पे तो काम कर रहे हो कि 500 डिग्री सेल्सियस है, तो कल को अगर इसके आगे कार्बन आया तो उसके एच को भी तोड़ दो। तो ऐसा एच चाहिए होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल बनना चाहिए। तो इंटरमीडिएट स्टेबल कब बनेगा? जब फ्री रेडिकल कहां हो, एलाइलिक या बेंजाइलिक। और मैं ये भी बता दूं, मोटा मोटी बात, अगर कोई समझदार आदमी होगा तो क्या कहेगा पता है? ये एलाइलिक फैलाइलिक सब बेकार है, बेंजाइलिक एंजाइलिक सब बेकार है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो वो रेजोनेंस से स्टेबल होता है। अब कल को वो एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो या ना हो तो भी ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। ये इसका मेन पार्ट है जिसपे सवाल फंसाया जा सकता है। आंसर की मिल गया है इस बार वाला है? कल मिल गया है? कितने लोगों का 150 के ऊपर आ रहा है? 150 के ऊपर कोई नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? पिछली बार कितने लोगों का 1 से लेके 5 तक रैंक आया था? कोई है इस समय यहां? कौन सी रैंक थी? चौथी थी। कितना नंबर था पिछली बार? 180। इस बार 68 था। इस बार अभी चेक नहीं की हो। और कोई 1 से 5 के वाला? 1 से 10 के अंदर कौन कौन है? तुम हो। कितना? 142 आ रहा है इस बार। अच्छा, अभी चेक नहीं किए हो क्या तुम लोग? बड़ी स्थिति गड़बड़ है यार। क्या हुआ, कर नहीं पाए हो क्या? है? अभी गिना नहीं है? तुम भी नहीं गिनते हो अब तो। एक और आदमी है हमारा। तुम लोगों ने दिया था टेस्ट? अरे तुम लोग तो देते ही नहीं हो। एक लड़का और है गुरु, कहाँ गया? फर्स्ट कौन आया था पिछली बार? वो तिलकधारी? ये कौन है? हम ऐसे बताओ जरा फोटो से। जो पतला पतला लंबा लंबा सा है। हाँ, उसी को ढूंढ रहे। आज वो नहीं है ना यार। और सेकंड कौन आया है?
थर्ड, ये फोर्थ, तुम हो फिफ्थ। अच्छा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हैं वो आ ही नहीं रहे हैं, कुल मिला के कहानी ये। यहां तक मामला क्लियर है? चलो खैर, यहां आओ, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। अब मुझे ये बताओ, इधर देखो, क्या ये बात तय है कि एक डबल बॉन्ड है, यानी ये वाली पोजीशन क्या है, एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, तो आप इन दोनों में से किसी में भी कर दो, लेकिन कल को अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो तुम उस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाए। तो अभी अगर मैं तुमसे कहूंगा तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा है सर, यहां आप क्या लगा देंगे, बी आर। क्लियर है मामला? इसी में सर अगर कहा जाए डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड CH3, ये सर, और कराया जा रहा है Br2 500 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल करने का बड़ा सिंपल तरीका, इधर देखो, क्या ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में यहां या तो फ्री रेडिकल बनेगा या यहां बनेगा, यही है एलाइलिक पोजीशन। अब तुम मुझे बताओ कहां ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तुमको, इधर, क्योंकि फ्री रेडिकल अगर बना है तो क्या तुमको उसके साथ ही अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा मिल रहे हैं यहां पे, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं, यानी आप पिक ये वाला करेंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा इस सवाल के नीचे लिखिएगा, substitution take place on those free radical carbon which are more hyper conjugated. Substitution take place on those फ्री रेडिकल कार्बन, H तो हटा के फ्री रेडिकल बन ही जाएगा, दोज फ्री रेडिकल कार्बन विच आर स्टेबल विद मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसको ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगला है CH3, C, ये तो सिंपल है, खैर CH, ये बेंजीन है, और Cl2 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहां दिख रहा है एक ही है, उसी को निकाल पाएंगे, तो यही है बेंजाइलिक पोजीशन, यहीं पर Cl आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिएगा सर, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH3, और हम इसका एन ब्रोमो सक्सेनामाइड से करा रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट चाहिए अपने को। दिमाग लगाइएगा थोड़ा। नहीं यार, ये थोड़ा सिंपल हो गया। चलो करो, पहले इसको करो तो फिर वो भी कराए, इसमें कोई समस्या नहीं है।
क्या यहां फ्री रेडिकल बनेगा या यहां? लेकिन आप किसको प्रायोरिटी दोगे? इधर वाले को, क्योंकि ये 3 डिग्री है। अरे वो नीचे वाला सवाल उतार दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो तुम्हारे लिए फ्री हिट है, यहां आ जाएगा भैया, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या अब आने वाली है, यहां तक क्लियर है मामला? 3 डिग्री वाले को ज्यादा तरजीह दोगे? अरे भैया दोनों ही तो बगल में है, दोनों ही एलाइलिक कार्बन है, तो इनसे जुड़े किसी एक हाइड्रोजन पे ही कर सकते हो, मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये लिखाया है। तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? जहां से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। हटाएं। अब जो सवाल दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना साहब। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, यहां CH, NBS, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। तुरंत निर्णय मत लेना, थोड़ा दिमाग लगा के लोगे निर्णय तो सही निर्णय ले पाओगे। और विचार करके नहीं होगा, H हटा के देखकर घुमा फिरा के देख लो रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में जा सकता है। हमको यहां पर सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल क्या बनेगा, पहले तो वो बना के दिखाओ, तब तो प्रोडक्ट बना पाओगे। बनाया? लिखो, देखो नहीं, पेन चलाओ दोस्त, देख वेख के नहीं होता है, सब फालतू बात है कि तुम देख के कर लोगे। पेन चलाइए, लिखिए उसको प्रॉपर, पेन चलाओ, तोड़ो वोड़ो, घुमाओ उमाओ, देखो साला गलत साला, तब ना सही होगा, तब तो मजा आएगा करने में। तुम इंतजार में हो, एक बार में चमक जाए कि अच्छा अच्छा इधर टूट जाता है। इतना आसान होगा तो क्या कोचिंग कर रहे हो, तो तुम्हें पेपर में भी आ जाएगा। किधर आएगा बताओ? इनके किसी में भी क्यों? तो फाइनल प्रोडक्ट मेन फ्री रेडिकल कहां बना है? हाँ, तो बीच में यहां आया होगा और तुमने प्रोडक्ट उसी से बना दिया होगा। बोलो यार, वो क्या कह रहा है सुनो, वो कह रहा है अगर फ्री रेडिकल यहां लाए तो यहां फ्री रेडिकल लाके रेजोनेंस कराओगे तो 2 डिग्री बनाओगे फ्री रेडिकल रेजोनेंस के बाद। अरे डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यही कार्बन पे तो रहेगा। और अगर आप फ्री रेडिकल यहां लाए, मतलब आपने ये माना, देखो भाई हम दोनों बना के दिखाई दे रहे हैं, तुम परेशान ना हो, तुम वैसे भी स्मॉल बेबी हो, तुम ज्यादा दिमाग ना लगाओ। इधर देखो, क्या यार यही 2 सिचुएशन ही तो होंगी तुम्हारे पास? बोलो भैया, या तो यार ये वाला लोगे या ये वाला लोगे, यानी इन दोनों में से कोई एक, यही तो होगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या फ्री रेडिकल 1 डिग्री बना है, कोई हाइपर कंजुगेशन अंजुगेशन नहीं है, 0 है मामला, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन लिया भी नहीं जाता है अगर हो भी तो। अब साहब क्या ये फ्री रेडिकल यहां पर रेजोनेंस परफॉर्म करेगा? तो अगर रेजोनेंस परफॉर्म करेगा तो तुम्हें रेजोनेंस की कहानी मालूम है। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा बनाओगे तो क्या जहां सिंगल है वहां डबल, यहां डबल हो गया और यहां पर आके टिकेगा आपका प्यारा फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या बेटा 3 डिग्री बना है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अगर आपने ये लिया तो मैं क्या कह रहा हूं, सपना नहीं पड़ेगा कि आप यही लेंगे, आप दोनों लेके करिए तो कम से कम एक बार घुमाइए तो उसको। यहां आते तुम्हारा मन किया कि नहीं सर
अगर अपन यहां से रेजोनेंस कराएं, तो अगर रेजोनेंस कराया तो CH3 CH जहां पे फ्री रेडिकल आके टिकेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा। अरे भाई जहां सिंगल है वहां डबल, जहां डबल है वहां सिंगल, और यहां से टहल के यहां पहुंच गया। अब सर क्या ये वाला फ्री रेडिकल 2 डिग्री है? और अगर ये 2 डिग्री है तो इसको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं? केवल 3, यही वाले 3 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऊपर वाला। क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि एलाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक, मेन इसकी सांस कहां अटकी है? जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। पीछे लिखवाया भी है कि फ्री रेडिकल एक तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या से देखा जाता है और दूसरा अगर रेजोनेंस है तो आप उसको घुमा सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा या मोस्ट स्टेबल? बोले मोर तो गलत ही है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बोले। अब दोस्त अगर ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि आप इसमें अब अपना जो NVS लाए थे PR पकड़ा के कहानी खत्म करो। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक? उतार लो। फिर हम तुम्हें एक बात है पूछनी है ऐसे ही तुमसे। अब सर ये कहानी तो तब तक काम करेगी जब हमसे कोई सब्जेक्टिव सवाल कर रहा होगा। क्या ये बताइए जब भी ये सवाल आएंगे तो क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा? ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब अगर आप थोड़े बुद्धिमान हैं तो आप इन सवालों को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? जहां जहां BR लगा है, जहां जहां BR आंसर में लगा है वहां वहां फ्री रेडिकल बना लो। क्या उससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कौन सा वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? बोलो यार। और आप उससे अपना आंसर लगा सकते हैं। यह आधी और अधूरी बात है। आप ऑप्शन में BR को कट करिए, फ्री रेडिकल बनाइए और जो आपको लगे कि ये मेरा आंसर है, ये मोस्ट स्टेबल है, भाई एक तो दिख ही जाएगा। उस आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए जो सवाल है आपका, उस सवाल में आप जो फ्री रेडिकल की पोजीशन ले रहे थे, अगर रेजोनेंस के द्वारा वहां तक पहुंच पाते हैं तो वो आंसर है, और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो आंसर नहीं है। जो समझदार आदमी हो ये बात समझ गया होगा। तो इसका मतलब है कि जब एक पकड़ा, अगर वो नहीं निकला तो फिर उससे नीचे वाला चेक करेंगे। 2 ही बार में मामला पकड़ में आ जाता है। क्लियर है मामला? बस ये जरूर चेक कर लेना कि फ्री रेडिकल जो आप, जैसे मान लो इधर देखो, ये सवाल है मेरा, इधर देखो साहब, 4 ऑप्शन में ये भी दिया होगा। हमें यह पता है कि अगर BR यहां जुड़ा है तो ये कौन सा फ्री रेडिकल है, यानी ये स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं केवल इसी को देखकर आंसर नहीं मार दूंगा, मैं यहां फ्री रेडिकल बनाऊंगा और यहां देखूंगा रेजोनेंस। अगर यहां रेजोनेंस हुआ तो मुझे दिखेगा क्या? देखते जाना साहब, क्या यहां फ्री रेडिकल, यहां CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, मतलब मुझे मेरा सवाल नजर आना चाहिए। सवाल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब ये वाला H हटाया था, मतलब ये आंसर है। लेकिन साला सवाले नहीं नजर आया तो मतलब गलत है, मतलब गलत है। ये चीज हम लिखा नहीं सकते हैं, प्रयास करके तुमको समझा सकते हैं। बस इसमें खतरा ये है कि ज्यादा मत समझ जाना कहीं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। आधी अधूरी बात क्या है? BR हटा के आंसर लिख देंगे, गलत बात। BR हटा के फ्री रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल को घुमाकर ये देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बनता भी है या नहीं। हो सकता है बहुत ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें नहीं बनता है सर। बात समझ में आ रही है? तो हम उन्हें आंसर में कभी लेने वाले नहीं। क्लियर है? इतने से आपका ये जो मुश्किल सवाल है ये निकाले जा सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन सुनो, जब तुम पढ़ते हो क्या
कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो सॉरी एल्कोहल, तो वाटर हटा के एल्कीन बना, बहुत टेंशन होता है कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जो तुम्हें लगे सबसे ज्यादा। बहुत लोग क्या कह देते हैं कि जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है वही आंसर है। 99% केसेस में ऐसा होता है, 1% केस में मामला फंसता है। अगर आपकी एल्कीन बनी है तो कार्बोकेटाइन बना होगा। बोलो भैया, आप जिस एल्कीन को अपना आंसर मान रहे हैं, आप उस एल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़ के प्लस बना सकते हैं, और जब आप प्लस बनाएंगे तो ये प्लस रीअरेंज होके अगर आया है तो अगर ओरिजिनल सवाल बनता है तो आंसर है, अदरवाइज नहीं। यानी ये है क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का तरीका। सब पढ़ के ही काम नहीं होता है। जो बहुत तेज हो जाता है, जब वो हजारों सवाल लगा लेता है तो वो इसके बाद यही काम करता है। अगर आप हमें पेपर दोगे कि आपको पेपर सॉल्व करना है, तो हम पेपर को सॉल्व करते समय मैकेनिज्म कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हमें इसकी आत्मा मालूम है। मुझे पता है साला फ्री रेडिकल बनता है, तो मैं चारों ऑप्शन में जाऊंगा, बीआर काट के फ्री रेडिकल देखता हूं, बस चेक कर लेता हूं कि वो आया कि नहीं। हाँ आया, यही आंसर है। नहीं आया तो ये ऑप्शन गया, इससे नीचे वाला पकड़ो, उसमें भी चेक करना है। चेक जरूर करना है, चेक नहीं करेंगे तो फंस जाएगा। क्यों? पेपर वाले को भी अपनी जान बचानी है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये कौन पढ़ाएगा? फिर ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। एन ब्रोमो सक्सेनामाइड बेंजाइलिक होता है, और जितने भी ऑप्शन आए बीआर हटा के फ्री रेडिकल देख के लगा के देख लेना, बात खत्म, हो गया, कंसेप्ट खत्म। तो इसलिए आपको क्रॉस चेक भी करना है। जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में जब जब आप बोलते हैं कि हमने रीअरेंज किया है, तो इसका मतलब है, जैसे मैथ में पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे ही फिजिक्स में है कि जो प्रोडक्ट है वही असलियत में क्या है? रिएक्टेंट है, क्योंकि रिवर्सिबल है मामला। तो आया तो उसी से ही होगा, तभी प्रोडक्ट कहलाएगा साहब। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी आंसर आपके पास आए, आप उसकी मैकेनिज्म को रिवर्स कर दो, सवाल में पहुंच जाओ, यानी आंसर है आपका। तो इसमें बचेगा क्या मामला मालूम? CH3 शिफ्ट होगा कि H- बच जाओगे। PH- कराएं, H को कराएं या ना कराएं, इन सारी बातों से बच जाओगे। तो लेकिन हाँ, बहुत ही अगर कोई खिलाड़ी सवाल बना दिया तो फिर फंसोगे ही फंसोगे। तो ऐसे सवाल आते हैं ऑर्गेनिक में, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा सर, अगला हेडिंग आइसोमेराइजेशन, एक लाइन की रिएक्शन है, यानी आइसोमर बनाना है। आइसोमेराइजेशन अगर किसी एल्कीन को लिया और एक कैटलिस्ट तुमने स्पेसिफिक ले लिया जिसे बोल रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, तो वो उस एल्कीन को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर में। जैसे बेटा मान लीजिए हमने ब्यूटीन 1 लिया, बस याद रखना है क्योंकि मैंने बताया ना ये वो रिएक्शंस हैं जो फंसाएंगे। याद करो, हम लोगों ने एल्केन में भी पढ़ा था। अरे बोलो ना यार, एल्केन में क्या चेन आइसोमर बनने लगे थे? आइसोमर का रिएजेंट बोलो, क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया गया था कि नहीं लिया गया था? तो वैसे ही यहां ध्यान रखना है, ब्यूटीन 1 है सर, Al2SO4 का होल थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये अगर कभी दिखा तो मतलब आप क्या कराने जा रहे हैं? आइसोमेराइजेशन। ब्यूटीन 1 को अगर आइसोमेराइज कराएंगे तो पहले तो उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलोगे, यानी क्या बन सकता है? ब्यूटीन 2। और जब इससे भी मन ना भरे तो क्या बना सकते हो? आइसो ब्यूटीन। देख लो, क्या ये आइसोमर है? ये आइसोब्यूटीन। कुल मिलाकर क्या करना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर बना देना। आएगा नहीं आता कैसे? कोई रिएक्शन चल रही अच्छी खासी, तुम्हारे पास बना 2-क्लोरोब्यूटेन, उसने कहा एल्कोहलिक KOH से कराया तो बना ब्यूटीन। बात समझना। अब ब्यूटीन बना या ब्यूटीन 2 बना तो उसने ये कहा कि हमने इसका आइसोमराइजेशन करा दिया, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस H+, तो उससे तुम अब ये तो कंसीडर करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। या दो प्रोडक्ट तुमने कंसीडर किए, उसके बाद वो कहेगा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड से कराने पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब ये तुमको समझना है कि दोनों से रिएक्शन करा करा के चेक कर लेना। इसलिए बीच में कहीं एक जगह फंसाता है जिससे तुम्हारा पीछे का और आगे का मामला फंस जाए।
क्लियर है? उसके लिए छोटी छोटी रिएक्शन पढ़नी पड़ती है। अगला है साहब ऑक्सीडेशन। सबको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे CO2 और वाटर मिलेगा। फटाक से बताओ, CnH2n O2 के साथ कराया, CO2 बना, वाटर बना, बैलेंस करके बताओ, कहानी खत्म करें। बाकी खूब लिखवाया है। जनरल तो पता ही आपको X+Y/4 होता है, लेकिन हम एल्कीन के लिए पूछ रहे हैं, है ना? CnH2n लिया है तो क्या लिया है? एल्कीन लिया है। आओ सर, कार्बन N है तो NCO2। अरे बोलो भैया, इधर आइए, हाइड्रोजन 2N है तो वाटर जो होंगे आधे बनेंगे, यानी 2N का आधा क्या होता है? N। ऑक्सीजन एटम टोटल 2N प्लस N यानी कि 3N। इसका मतलब O2 कितने होंगे? उसके आधे, 3N/2। जरूरी थोड़ी हर बार प्लस प्लस आ जाए, लिखा इसलिए रहेंगे, मान लो आ गया तो तुम में से आधा आदमी X+Y/4 में ही फंसा रहेगा। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N के टर्म में भी वो पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। चलो भाई, करो बैलेंस, जल्दी करो, फटाक से काम अगली रिएक्शन पे आ। भैया डब्बा देख के नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर होगा। 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड साइक्लिक बना हुआ है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी C5H10 होगा। तो C5H10 लिखोगे तो कर पाओगे उसको बैलेंस। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10। अब बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C5H10 है तो तुम्हें पता है O2 का जो कोफिशिएंट आता है वो कितना आता है? 3N/2। तो क्या ये CN H2N को रिजेंबल कर रहा है? तो N बराबर क्या है? 5। तो N बराबर अगर 5 है तो ये 3N/2 यानी 5 15/2। समझ में आता है सर? बाकी तो खेल खत्म ही है। 5 मतलब 5 CO2, 10 हाइड्रोजन मतलब 5 वाटर। क्लियर है सर? तो ये सब 50 बार तुमने किया है, कोई इसमें नई बात नहीं है। अगली कहानी वॉकर रिएक्शन, WACKER, वॉकर्स रिएक्शन। प्लेटिनम क्लोराइड लेते हैं PdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराना। क्या कराना? ऑक्सीडेशन कराना। रटना है, क्या करना है? रटना है बस। क्या रिएजेंट क्या है जिसको देख के पहचान पाए, और करता क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो याद रखना है, लिखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ PdCl2। क्या करता है? साथ में लिया जाता है वाटर, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अब सुनते जाना, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। प्लेटिनम खुद किस पर है? +2 पर। अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस। यानी ये तो यहां पर जब भी रिएक्शन होगी ये तो हमको ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा। अरे बोलो ना भैया, तभी हम बोलेंगे ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां क्या होता है? सबसे पहले वाटर जोड़ लो। जब भी कोई एल्कीन मिलेगी तो तुम क्या करोगे? वाटर जोड़ो। तो बेटा वाटर जब तुम जोड़ते हो
तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा के अपने हिसाब से सबसे बढ़िया वाला जोड़ोगे, यानी बीच में कार्बोकेटाइन मान लोगे, CH3 CHOH CH3। लेकिन क्या इतना पता है कि अल्कोहल फर्दर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कीटोन, यानी CH3CO CH3। इसमें दिमाग कहां लगाना है, वो ये है, स्टेप है, मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है। वाटर को जब जोड़ोगे तो एल्कीन के साथ ऐसे जोड़ना कि जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जोड़ते थे, फिर उसके रिस्पेक्ट में आप प्रोडक्ट लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा CH3 CO CH3। अच्छा, प्लेटिनम है, ये जो, एक मिनट, ये जो 2 Cl थे ये क्या करेंगे, वाटर के साथ जो हाइड्रोजन है उनके साथ मिलकर HCl बनाएंगे। कहीं कुछ नहीं, एक ही बार में काम करना है। अच्छा, एक ऐसे भी समझो, सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे मन में आया, अब अच्छा देखो रिएक्शन है लाखों करोड़ों, साला कहां तक पढ़े। प्लेटिनम क्या Pd+2 है, और प्लेटिनम यानी मेटल है, तो इसका मतलब हमारा जो एल्कीन है उसका पाई बॉन्ड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे हाथ फैला के पकड़ लेगा, तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, तभी ये वाटर अटैक भी कर पाएगा यार। तो हमें उतनी मैकेनिज्म में जाने की कोई जरूरत नहीं। बना इसलिए नहीं रहे कि मैकेनिज्म बनाएंगे तो तुम्हें लगेगा तुम किसी की भी लिख सकते हो, नहीं समझे। अगर इसकी वाली मैंने तुम्हें इस तरीके से बता दी, अब तो बता ही दी है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, ये कोरी बकवास है सर। हम लोग पढ़ते थे जब, तो हमारे नामा राशि है वो हमको देते थे क्लास में, और ऐसे आके देखो कुछ भी कि ये बनाया, बताओ इससे ये कैसे बनेगा, और हम लोग देखो मार पेन एन फंसाए, इसको इससे करा दें, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और पूरा बना 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 के, और वो कहें कि बहुत बढ़िया, एक नंबर। जब पढ़ा लिए, अंदर गए, बाद में समझ में आया तो ये तो रिएक्शन होती ही नहीं है। हम कहें साला जो नहीं होता है उसमें हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि हमको कोई दे दो हम उसमें बना देंगे, पेपर में कोई आता ही नहीं है, जो है बस वही पढ़ना है। जैसे बोला गया 2 एल्कीन है, मैंने आपके सामने जोड़ दिया था, याद है साइक्लोपेंटीन वाला, तो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक का कार्बोकेटाइन बनाएंगे दूसरे पे अटैक कराएंगे। अब ये हो गया, अब ये नहीं कि इसमें हम तुमसे कहते हैं एक 5 की है, एक 2 की है, एक 2 की है, एक 7 की है, एक 3 की है, एक 4 की है। अब ऐसे करके एक असाइनमेंट देते हो, तुम दिन भर लगाते रहो, पेपर में सवाल आएगा तुम 100% गलत कर दोगे। इसलिए गलत कर दो क्योंकि अब तुमने ज्यादा पढ़ लिया है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन है और उसका वाटर के साथ कराना है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि प्रोटीन का कार्बोकेटाइन बनाए। अब सुनना, तुम कहोगे सर इसमें क्या गलत कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, प्रोटीन है, तुम कहोगे इसका कार्बोकेटाइन बनाया, वाटर क्यों जोड़े, प्रोटीन का कार्बोकेटाइन है, इसको प्रोटीन से ना जोड़ दें, किए हो ना एल्कीन एल्कीन जोड़ के H+ की प्रेजेंस में। तो बुद्धि जब खराब होती तो फिर इस तरीके ले जाती। सवाल में वाटर अगर दिया है तो इसका मतलब वो चाहता है कि एल्कीन को किससे जोड़ो, वाटर से। अगर उसने केवल एल्कीन दिया है और H+ दिया है तो इसका मतलब H+ जोड़ के क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब वो इलेक्ट्रोफाइल किससे जोड़ोगे, उसी एल्कीन से जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चीज नहीं है। ये सवाल देखकर पहचानना भी आना चाहिए। इसके बाद एक सवाल है, ये कर दो जरा। सवाल क्या है, मतलब नन्ना मुन्ना सवाल है। सीधे हमको प्रोडक्ट बताओ, बात करें, खत्म। भाई तुम इसमें सोच रहे हो, कुछ कोई चिंतन कर रहे हो, क्या करना है, वाटर जोड़ देना है तो कहीं भी जोड़ दो, बनेगा CH3 CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है, एल्डिहाइड। बस याद रखना एसिड तक ना पहुंच जाना, क्योंकि ये इतना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, यानी इसीलिए सवाल करा रहे। फाइनली क्या बनेगा, CH3CHO। नीचे लिखो
नीचे लिखो एल्कीन, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद PdCl2 ऑब्लिक वाटर परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। अब वो रिस्पेक्टिव का क्या मतलब है? जैसा एल्कोहल बनेगा वैसा ही एल्डिहाइड या कीटोन आपके सामने आएगा। क्लियर है मामला? अगली कहानी साहब, आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल गया होगा। अरे टेस्ट दिया आ गया होगा ना, टॉपिक मामला ग्रुप में पढ़ गया है। क्या क्या दिया है समझ लीजिए सर। पहला हाइड्रोकार्बन, क्योंकि पिछली बार जब पूछा था तो डर डर के पूछा था हमने, अब डर के नहीं पूछेंगे, अब चीजों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके पूछेंगे, तो इसलिए हमने हाइड्रोकार्बन रखा है। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स, ऊपर ऊपर का मामला पूछा गया था आपसे, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स। तीसरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या आएगा ये कंफ्यूजन है, आपको ध्यान रखना है। बोरॉन और कार्बन आप पढ़ चुके हैं, अरे बोलो ना चाचा। तो ग्रुप नंबर 13 और 14 ये आपका कंप्लीट है मामला। ठीक बात। कल पढ़ेंगे 2 बजे नाइट्रोजन फैमिली। क्या पढ़ेंगे साहब? नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। और आपकी ये समस्या दूर कर देंगे कि लिखाते नहीं है, पेल के लिखाएंगे, परेशान कर देंगे लिखा लिखा के, देखते जाओ। हाँ क्लियर है मामला? तो जहां तक ये पढ़ाएंगे वहां तक ही आएगा। अब इसका रिवीजन करने का तरीका क्या है सर? सबसे पहले मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आपने लिखा है या नहीं लिखा? अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोगों ने सवाल लगाए थे इनके? जब सवाल लगाए थे आईआईटी वाले, तो क्या उसमें जेई मेंस वालों में सब सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहा था? तो जब उससे आ रहा है तो पढ़ना वही पड़ेगा। तुम नहीं लिख पाए हो, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खोलो ना सर, अंडरलाइन कियो, वही देखना है तुमको बार बार। क्लियर है मामला? इसका नोट्स बना के कुछ होता नहीं है। जिनके पास नोट्स है वो नहीं पढ़ते हैं सर, वो पहले नोट्स बना लेते हैं, अब कहते हैं कोई समझा दो तो पढ़ ले। तो तुमने समझ रखा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बढ़िया से इसके सवाल लगाइएगा। और ये भी हम आपको बता दें कि हम आपको सैटरडे तक इनके सवालों का जितना पढ़ा रहे हैं सर, इतने सवालों का हम आपको सैटरडे को प्रैक्टिस भी कराएंगे 2 से 4। बात समझ में आ रही है? जिसमें जितना आपने पढ़ रखा है पढ़ लीजिएगा। यहां पर तीनों चैप्टर्स को लेकर बढ़िया उसका रिवीजन करा देंगे। जो जो कंसेप्ट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो रिवीजन मामला भी खत्म। ठीक है। तो हमने अपना कोर्स कंप्लीट बता दिया है कि ये है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम शनिवार को पढ़ते, तो अभी से पढ़ सकते हो, पता है। तो जो पढ़ रहे हो वही आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं।